प्रत्यक्ष कर वह कर है जो जिस व्यक्ति पर लगाया जाता है वह ही उसका भार स्वयं उठाता है, इसे किसी अन्य व्यक्ति पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता। प्रोफेसर डाल्टन के अनुसार प्रत्यक्ष कर वह कर है जो उसी मनुष्य द्वारा दिया जाता है जिस पर वह कानूनी तौर पर लगाया जाता है। प्रत्यक्ष करों के गुण निम्नलिखित हैं। न्यायोचितता, करदान योग्यता के अनुसार लगाए जाते हैं। अमीर व्यक्ति अधिक तथा गरीब व्यक्ति को कम कर देना होता है जिससे कि समानता बनी रहे। न्यायोचितता का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति मतलब ज़्यादा पैसा कमा रहा है, जैसे अमीर है, वो लोग को अधिक कर देना पड़ता है और गरीब आदमी को कम कर देना पड़ता है, जिससे कि जो है दोनों के बीच न्याय और समानता बनी रहे। निश्चितता, इस कर में निश्चितता का गुण होता है क्योंकि करदाता को यह मालूम होता है कि उसे कब और कितना कर देना है तथा सरकार को भी इस बात का ज्ञान रहता है कि इस कर से उसे कितनी आय प्राप्त होगी। तो ये एक निश्चित कर इसे कहा जा सकता है कि इसमें जो करदाता है उसको कितना कर देना रहता है, उसका एक परसेंटेज उसको दे दिया जाता है कि आपको 10% या 5% के हिसाब से कर देना है पर मंथ, या फिर हाँ ईयर के हिसाब से भी कर लग सकता है। तो वो उसका एक निश्चित रहता है, तो वो उसी के हिसाब से हर महीने कर पे कर देता है और सरकार को भी पता रहता है कि हाँ उस व्यक्ति से उसको पर्टिकुलर 5% या 10% के हिसाब से उसको कर मिलेगा। मितव्ययता, इन करों के संग्रह करने में मितव्ययता रहती है क्योंकि करदाता कर की राशि सीधे सरकार को देते हैं जिससे संग्रह व्यय बहुत कम होते हैं। तो जो कर को संग्रह करने में जो खर्च आता है, मतलब कि कर को अगर हम लोग एकत्र करते हैं उसमें जो खर्च आता है, तो इसमें जो खर्च है वो कम आता है क्योंकि जो करदाता है वो डायरेक्ट क्या है सरकार को पे कर देता है, तो उसमें बीच में उसको वसूल करने के लिए कोई और खर्च नहीं लगाना पड़ता है। उत्पादकता, ये कर उत्पादक भी होते हैं क्योंकि जैसे जैसे देश में संपत्ति की वृद्धि होती है वैसे वैसे ही प्रत्यक्ष कर से आय अपने आप बढ़ने लगती है। उत्पादकता से मतलब कि ये है कि अगर प्रत्यक्ष देश में क्या होता है कि संपत्ति की में वृद्धि होता है। संपत्ति में वृद्धि कैसे होगा, क्योंकि इसको हाँ मतलब कर जमा करने में क्या होता है कि जो करदाता है वो डायरेक्ट सरकार को कर दे रहा है, तो उससे क्या होता है कि कर संग्रह करने में जो है वो खर्च कम आ रहा है, जिससे क्या होगा कि उसका राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा और उससे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगा तो क्या होगा कि सरकार की जो संपत्ति है उसमें भी वृद्धि होगी। तो यही है उसकी उत्पादकता कि अगर राष्ट्रीय आय में भी इनकम होता है तो वो क्या होगा कि वो और भी अलग अलग चीज़ों पे सरकार खर्च करेगी जिससे कि उसको और भी कर मिले, तो वो क्या होगा कि उसकी प्रोडक्टिविटी क्या है बढ़ जाएगी। लोचकता, इन करों में लोचकता भी होती है क्योंकि करों की दरों में वृद्धि कर संकट काल में सरकार की आय बढ़ाई जा सकती है और इसे कम करके आवश्यकता अनुसार सरकार अपनी आय कम कर सकती है। तो इसमें प्रत्यक्ष कर में क्या है कि लोचकता का गुण भी पाया जाता है, मतलब कि सरकार इसको अपने हिसाब से परसेंटेज में वृद्धि भी कर सकती है, जैसे 5% से 6%, 7%, 8%, उसको जितना भी चाहिए वो इस हिसाब से इसको बढ़ा भी सकती है, जिससे क्या होगा कि सरकार का जो इनकम है उसमें इंक्रीजमेंट होगा। और वो अगर मतलब सरकार जब देखने लगेगी कि मतलब सरकार को जब यह अनुभव होगा कि अधिक कर बढ़ाने से क्या है कि करदाता में असंतोष फैलने लगता है, तो वो इस स्थिति में क्या करेगी कि कर का जो है परसेंटेज है वो घटा देगी। ठीक है, तो उससे क्या हो जाएगा कि सरकार की जो इनकम है उसमें क्या आएगी, मतलब कमी आएगी। तो इस तरह से सरकार इसमें अपना आय बढ़ा भी सकती है और घटा भी सकती है। आय की असमानताओं में कमी, ये कर क्योंकि प्रायः प्रगतिशील होते हैं इसलिए ये समाज में वितरण की असमानता को कम करने में प्रभावकारी सिद्ध हो सकते हैं। ये तो थी प्रत्यक्ष कर की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर के दोष क्या है। पहला है असुविधाजनक, ये कर असुविधाजनक
होते हैं क्योंकि आय थोड़ी थोड़ी करके प्राप्त होती है, परंतु कर का भुगतान एकदम करना होता है। इसके अतिरिक्त करदाता को अपनी आय का पूरा पूरा हिसाब रखना पड़ता है और उसे सरकारी अफसरों के सामने समय समय पर प्रस्तुत करना पड़ता है, जिससे करदाता को बहुत ही कठिनाई उठानी पड़ती है। तो इसमें क्या है कि करदाता जो है उसको अपना जो आय इनकम प्राप्त होता है वो अलग अलग स्रोत से हो सकता है कि उसको प्राप्त हो रही हो, और हो सकता है अलग अलग टाइम में उसको इनकम मिल रहा है। लेकिन कर का भुगतान क्या है कि एक निश्चित समय में उसको देना पड़ता है, ठीक है। तो उस निश्चित समय में और एक निश्चित परसेंटेज के हिसाब से उसको देना पड़ता है। तो इसमें करदाता को थोड़ी बहुत मुश्किल आ सकती है और उसको अपना जो हिसाब किताब है वो हमेशा उसको सरकारी अफसरों के सामने दिखाना पड़ता है, क्योंकि सरकार जो है उसी हिसाब से उस पर टैक्स लगाएगी ना, तो इसीलिए उसको अपना हिसाब किताब भी रखना पड़ता है। दूसरा है कर वंचन। ऐसे करों में चोरी की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि झूठे हिसाब किताब प्रस्तुत करके तथा झूठी घोषणाएं करके चालाक व्यक्ति इन करों से बच सकता है। तो इसमें कर वंचन का भी खतरा रहता है, जो कि इसके दोष में, इसीलिए इसको सम्मिलित किया गया है। मनमानी कर की दर। इस कर का एक बड़ा दोष यह है, करों की दरों का निर्धारण पूर्णतः कर अधिकारी की इच्छा के अनुसार होता है। तो कर का दर क्या है, वो अधिकारी की इच्छा के अनुसार होता है। तो हो सकता है कि अधिक पैसा कमाने के लालच में जो अधिकारी है वो क्या है, अधिक कर भी लगा सकता है। अलोकप्रिय। यह कर अलोकप्रिय होते हैं क्योंकि इनका इकट्ठा भुगतान होने के कारण करदाता इनको अच्छा नहीं समझते। तो ये लोगों में अलोकप्रिय इसलिए होता है क्योंकि लोगों को क्या है, एक ही बार में अपना कर देना पड़ता है, ठीक है। तो उसको आय तो अलग अलग मतलब हो सकता है आय उसको अलग अलग स्रोत से प्राप्त हो रहा है, अलग अलग टाइम पे प्राप्त हो रहा है, पर कर क्या है उसको एक ही टाइम पे देना पड़ रहा है। तो इसीलिए करदाता को वो बर्डन मतलब लगता है अपने ऊपर कि अगर मान लो हो सकता है जब उसको कर देना उस समय उसको इनकम ना मिला हो तो उसके लिए बर्डन हो जाएगा, इसीलिए वो क्या होता है कि करदाता के लिए अलोकप्रिय होता है। इन दोषों के बावजूद सामाजिक व आर्थिक दृष्टि से प्रत्यक्ष कर लाभदायक माने जाते हैं। देश के आर्थिक विकास, आय के समान वितरण तथा बढ़ते हुए सार्वजनिक व्यय को पूरा करने के लिए इन करों का बहुत महत्व है। तो ये था हम लोग का प्रत्यक्ष कर।